सब लोग शांत हो जाइए। देखो, बोर्ड पेपर की जो गाइडलाइन है, पहले हम उसको बता दें कि इस बार जो मतलब सूचना मिली है सेंटरों से, उसमें यह है कि हर एक स्कूल में एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, जितने भी सेंटर में डेस्क स्लिप वगैरह लगे हैं उनसे सूचना ये मिली है कि एक सीट पर 2 लोगों को बैठाना है, एक लड़के को और एक लड़की को। तो सभी लड़के ये ध्यान रखें, 12th वालों के लिए कंपलसरी होता है कि 12th की क्लास में मतलब सीट पर एक लड़का लड़की बैठते हैं। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग ड्यूटी किए हैं उसमें ऐसा ही होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12th वाले एक लड़का और एक लड़की बैठते हैं, एक सीट पर 2 लड़कियाँ नहीं बैठती हैं। ठीक है, तो उसको मतलब ये बताने के लिए एक वजह है कि लड़के जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि अगल बगल कौन बैठा है, उससे आप मतलब क्या उम्मीद करते हैं और क्या होता है, उससे बचने के लिए आप सीधे सीधे अपने काम से काम रखिएगा। और लड़कियां भी ध्यान रखें कि जैसे भी चालाकी या जैसे भी मतलब अपना जुगाड़ लगाती हैं, लड़के बेचारे उससे वाकिफ़ नहीं हो पाते। ये बेचारे अपना मतलब जो भी आता जाता रहेगा सब बता देंगे, लड़कियां भी कुछ मतलब रहेंगी वो भी बता देंगी, लेकिन ये जानने समझने वाला बात मतलब मामला अलग है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हमें अपने आप को संभालने का। एग्ज़ाम के दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो लड़के होंगे उनकी गाड़ी की स्पीड, उनकी दिमाग की स्पीड, दिल की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसे ही वो मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं कि वो एग्ज़ाम देने जाएंगे और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उनका पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो, इससे बचने के लिए आप सेफ रहेंगे तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो लड़कियों के लिए भाई तो ऑप्शन रहता है, या तो उनके गार्जियन लिवा के जाएंगे वरना वो स्कूल की वैन से चले जाएंगे। तो उनके लिए वाला ऑप्शन तो नहीं है कि मतलब वो कहीं एक्सीडेंट करने वाले हैं। लड़के ही अपना मतलब वो निंजा बाइक लेंगे और जो है निंजा टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, तो लड़कों को इसे सबसे सोचना है, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले आपके पास जो है जो क्लास 10th वाले हैं, क्लास 10th वालों के पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, बात सुन लीजिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो और हो सके तो उस मतलब एडमिट कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। हाँ, 9th का रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। और जो है वो अलग अलग स्कूल वाले अपने हिसाब से करते हैं ना, कुछ स्कूल वाले देते ही नहीं रजिस्ट्रेशन कार्ड, कुछ स्कूल वाले देंगे तो मतलब साथ में नहीं देते, कुछ होते हैं तो रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड साथ में देते हैं। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेमिनेशन नहीं कराना है। लेमिनेशन कराएंगे तो अगर मान लो वो गुम होता है तो उसके आधार पर आप मतलब जिस दिन आपको एडमिट कार्ड मिला होगा आप उसका एकदम उसी कलर में फोटोकॉपी करा के, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं, फोटोकॉपी करा के रख लीजिए। अगर ऐसा हुआ कि मान लो कहीं जोश जोश में एडमिट कार्ड गुम हो गया या कोई फाड़ दिया तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो उसका फोटोकॉपी रहेगा वो कॉलेज वाले फिर से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, रजिस्ट्रेशन कार्ड रहे और प्रयास रहे कि आप जो है मतलब आधार कार्ड भी ओरिजिनल ले जाएँ। मतलब कई स्कूल वाले हम सुने हैं कि वो कहें कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी रहेगा, आधार कार्ड फोटोकॉपी नहीं लिया जाता है। जब भी बैच आती है चाहे गेट पर चेक होता है तो कौन चेक होता है, ओरिजिनल आधार कार्ड। ठीक है, इसके अलावा जो है अलग अलग स्कूल की अपनी अपनी मान्यता है। कुछ स्कूल वाले जो है मतलब वो क्या करते हैं, जिसको दफ्ती वगैरह कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन जाएंगे कुछ लोग गेट पर ही लगवा देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे एंट्री कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे जो है हमेशा लिखे हुए हैं इसी पर हैं तो उसी पर लिखेंगे। वहाँ की सीट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दफ्ती वगैरह है ये सब जगह अलाउ नहीं होते। ठीक है, तो ये तो बात है मतलब क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है।
पेन वगैरह आप लोग खरीदे होंगे, तो जो लोग आज खरीदे होंगे वो आधा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जो लोग पहले से खरीदे होंगे तो ख़त्म हो गई होगी। लेकिन तत्काल वहाँ सेंटर पे जा करके आप कलम खरीद करके और भौकाल बनाएंगे कि हम नई कलम खरीदें, अच्छे से लिखेंगे, तो भौकाल का पता नहीं लेकिन धोखा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है पेन और मतलब जो भी लेखन सहायक सामग्रियाँ हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब ये नहीं कि वहाँ जब एग्जाम देने जाएंगे तो आधार कार्ड ले जाएंगे, पैन कार्ड ले जाएंगे, पासबुक ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मतलब कोई फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं, आप सीधे जा रहे हैं क्या करने, एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्लास 10th और 12th, क्लास 10th वाले बार मतलब 12th वाले बार एग्जाम दिए हैं तो उनको काफ़ी अनुभव है, लेकिन ये अलग बात है कि वो माहौल अलग रहेगा है? हाँ, और ये ध्यान रखिए कि सभी लोग स्मार्ट हैं, तो किसी प्रकार की स्मार्ट चीज लेके आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे। मतलब आपके पास स्मार्ट वॉच न रहे और पता न रहे कि सब लोग जब स्मार्ट हैं तो कोई भी जो है मतलब स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाएगा, किसी प्रकार की स्मार्ट चीज नहीं लेके जाएगा। अगर लेके जाता है तो वो लोग स्मार्ट वाला काम कर देंगे स्कूल वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि 99% चाहे लगभग 90% जो कॉलेज के सेंटर बने हुए एग्जाम के वो सब सरकारी स्कूलों में, और सरकारी स्कूल वाले सरकारी तरीके से काम करते हैं। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो मनमानी करने में वो भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हर जगह अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है, तो आप प्रयास करेगा किसी प्रकार की स्मार्ट चीज न लेके जाएं। जो आपकी लेखन सामग्री में सहायक हैं वही आप लेके जाएंगे। ठीक है, और प्रयास करिएगा कि सेफ पहुंचें और सेफ वापस भी आएँ, लड़के विशेष रूप से। ठीक है, ये रही एग्जाम को लेकर के क्या लेके जाना है और क्या करना है। हाँ, अभी मैं कल सुन रहा था, बच्चे एडमिट कार्ड लेने आए थे तो कह रहे थे कि सब तैयारी हो गई, बस पढ़ना बाकी है। तो ऐसी तैयारी अगर है कि सब तैयारी हो गई है फिर पढ़ना बाकी है, तो वो लोग वो भी तैयारी करें। नहीं, कह रहे थे सर कि मतलब वैभव की तैयारी हो गई है, बस पढ़ल का बाकी है। तो ऐसी तैयारी अगर आप लोगों की है तो आप लोग सतर्क हो जाइए, और जो देखिए आप जो पढ़ लिए हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो चीज़ आपकी नज़र में छूट रही है वो आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मतलब कोई अगर कुछ पूछना चाहे पूछे, फिर नहीं तो फिर अपना बताएं कि कैसे क्या करना है, कितना क्वेश्चन कहाँ से आना है, क्या पैटर्न होने वाला है। किसी बच्चे को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, नहीं है कुछ, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ये तैयारी वाला डाउट नहीं बचा है। तो देखिए, एक वीडियो में आपको बताया गया था कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका 2 पैटर्न में पेपर है, 2 अलग अलग खंड रहेंगे। बताया गया था कि जैसे इसमें जो है जो क्लास 10th अगर हिंदी है तो हिंदी में जो है आपका 2 पार्ट पेपर है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है 20 क्वेश्चन जो है वो क्या है, एमसीक्यू है, और इसमें 50 नंबर का क्या करना है, रिटन है। ये आपको बताया गया था। ठीक है, अब इस 20 नंबर के रिटन में, अरे ऑप्शनल में, एमसीक्यू जिसे कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें जो है आपको बताया गया था कि जितना भी हिंदी गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण, ठीक है, इन सबको मिला करके आपको क्या मिलेगा, 20 नंबर का एमसीक्यू मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं रहेंगे, जितना आप पढ़ेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, चंद्रालंकार और संधि मतलब संस्कृत में जो कुछ पढ़े होंगे उन सब से केवल आपको क्या मिलेगा, ऑप्शनल मिलने वाला है। जो रिटन होगा यानी जो लिखित आपको करना है उसमें यहाँ पे पेपर है, इसमें जो है दिया हुआ है, पहले जो आपको गद्यांश मिलेगा, 2 गद्यांश रहेंगे, इसमें आपको एक करना होगा। इसके बाद जो है गद्यांश में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अभी कल हम कापी देखे और उसमें मतलब इतना बेहतर लिखा गया था कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि काश हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं वो भी ऐसा लिख के आए। उम्मीद पूरी की जाती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसको देख के थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो जो जिसे ना लिखने का जो तरीका है, आप लिख रहे हैं जब जैसे ऑप्शन में, तब कुछ लिखना नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आप OMR भरेंगे, जैसे एग्जाम होता क्या है,
कि जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे तुरंत आपका दिमाग सन कर जाएगा, जैसे टावर मिल देगा नो सिग्नल, क्लास में पहुँचते पहुँचते जब जाएंगे, हाँ कुल जितना याद रहा कुल भुला जाएंगे, और उसके बाद जब ललका क्लियर का पेपर सामने आ जाएगा और जब लिख देगा बात खत्म। लेकिन वही टाइम होता है जो अपने आप को आप संभालेंगे, ठीक है। और सबसे पहला काम होगा कि आप इत्मीनान से OMR शीट को भरें, क्योंकि OMR शीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। वो मतलब उसका जो नंबर होता है वो नंबर लिखा हुआ रजिस्टर्ड आता है, ठीक है। तो आप OMR को ध्यान से भरेंगे। भरने के बाद अगर आपको क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो आप उसको छोड़ रही है, बाद में भर लीजिए, लेकिन OMR के जो डेटा भरने होंगे वो डेटा सही भरिएगा। रोल नंबर वगैरह सब कुछ होता है ना, वो सब लोग सही से भरेंगे, ठीक है। भरने के बाद आपको ये जो मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन टिक करने हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो, तो आप आधा घंटा कम से कम उस पर दीजिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, पढ़ के उसका सही जो आंसर होता है उस सही आंसर को आप बोला रहता चाटे उसे हल्का हल्का टिक कर दीजिए बस। जैसे पूरा बोला जरूरत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते गए, क्लियर होता गया, उसको हल्का सा टिक करते चले गए। उसके बाद जब आप पूरा लिख लिए, लिखने के बाद उसको गोला पाई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कॉपी मिल गई तो पहले आप OMR भरने में 2 घंटा लगा दिए, ठीक ना। क्या भूल जाते हैं तो तो इसमें जो है ना आप ध्यान रखिए कि ना क्लास टेस्ट वालों को बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। बस ये है कि वो हड़बड़ाए हुए बहुत है, उनको लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ा मतलब एक हाई चैलेंज तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन तैयारी अगर उस तरह से है कि मतलब सब तैयारी होगी, बस पढ़ना बाकी है, तो थोड़ा सा आपको तब चैलेंज होगा आपके लिए। हाँ तो क्या है ना इसमें कि 20 ऑप्शनल मिलने वाले हैं जिसमें आपको लिखना नहीं है। आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट कम से कम दीजिए, उसको समझिए और समझने के बाद उसका आंसर टिक कर दीजिए। टिक मतलब कि ऐसे टिक नहीं करना, बस थोड़ा सा उसको टिक लगाना, केवल ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आप पूरा अच्छे से लिखिए, और लिखने का मतलब यह है कि आप वही पेन लेके जाएंगे जो आप यूज कर पाते हैं। जो बच्चे जो बच्चियाँ अगर स्केच नहीं यूज कर पाते तो स्केच लेके नहीं जाएंगे, जो पायलट पेन यूज नहीं कर पाते पायलट पेन नहीं ले जाएंगे। जेल पेन तो आपको यूज ही नहीं करना है, मतलब बाल पेन ही आप यूज करेंगे। अगर आप नॉर्मल में जैसे स्केच से थोड़ा सा पतला और पायलट थोड़ी मोटी पेन आती है, एक तो 5-7 रुपये 8 रुपये की आती होगी, वो ले जाए। अगर आप उसका यूज कर पाते हैं तो उससे न स्याही इधर भागने वाली है, न पन्ना दूसरा वाला अटैच होने वाला है, जो आप लिखेंगे उसी पेज पर रहेगा, वो क्लियर रहता है वो, ठीक ना। तो सब लोग ध्यान रखें कि जो जिस पेन का यूज कर सकता है या करता आ रहा है वही पेन वो ले जाएगा। अपने से मतलब कोई नई या किसी अलग किसी ट्रिक पर कोई पेन नहीं लग जाएगा, उसकी वजह से आपकी राइटिंग पूरी खराब हो जाएगी। और राइटिंग ही बहुत बड़ी इसमें मतलब मेन रोल है हिंदी के लिए। लिटरेचर में आप स्टार्टिंग जितना अच्छा देंगे एग्जामिनर को उतना ही ज़्यादा इंप्रेशन मिलेगा। अगर स्टार्टिंग आप बेकार करेंगे तो लास्ट में जाके आपको मतलब घसीट दिया जाएगा, अच्छा लिखेंगे तब भी, ठीक ना। तो 20 नंबर तो आपको लिखना नहीं है, बच गया 50 नंबर। इस 50 नंबर में जो आप लिखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग लिखेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, उसमें पहला क्वेश्चन लिखें तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। उसमें क्या क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 क्वेश्चन है इसमें। गद्यांश में पद्यांश में आपको पहले बताया गया था कि स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लास्ट के 1 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, गद्य में भी और पद्य में भी। वहीं से आपके मतलब जो गद्यांश हैं और जो लेखक हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और पद्यांश और उसके जो कवि है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो 3-3 आपको कहा गया याद करने के लिए, 2 स्टार्टिंग का 1 लास्ट का, वैसे आप याद कर लीजिएगा। और हाईलाइट करने का 2 तरीका होता है। जैसे आप कहीं अगर संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ में 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला ये है कि आप उसको ब्लू पेन से अगर आंसर लिख रहे हैं तो जहाँ ये ऐसे टॉपिक आ रहे हैं उसको आप ब्लैक कर दीजिए, मतलब पेन चेंज कर दीजिए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है ब्लू से ही लिखिए, जो आप मेन टॉपिक जानते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक ना। तो जो बेहतर लगे, चाहे पेन का कलर चेंज करिए और नहीं तो अंडरलाइन करिए, ये काम करिएगा। इसके बाद जो है गद्यांश पद्यांश के बाद इसमें दिया है संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत में 2 आपको गद्यांश मिलेंगे, उन 2 गद्यांश में से एक का आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा, न कि व्याख्या। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत में व्याख्या नहीं की जाती, क्या होता है हिंदी में अनुवाद होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 2 श्लोक रहेंगे,
उन दोनों श्लोक में से आपको किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में व्याख्या नहीं होती, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में आपको खंड काव्य मिलेंगे और यूपी बोर्ड में मतलब 10-11 इसमें आपके पेपर में रहेंगे। कभी मतलब 8, 7, 11 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको एक खंड काव्य करना है क्लास 10th वालों को। कौन सा? अगर पूजा खंड काव्य। एक खंड में देखिएगा हो सकता है 2 क्वेश्चन रहे। अगर उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन आधा पेज का 4-5 लाइन का होगा और दूसरा क्वेश्चन 1 पेज का होगा। कुल मिला के आपको 3 नंबर मिलता है उससे, अगर पूजा खंड काव्य से, ठीक है। तो आप इसको करेंगे। खंड काव्य में 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है लेखक दिया है, वही बात है, फिर कवि है। उसके बाद जो है एक श्लोक लिखना है आपको। श्लोक वही जो कि इस पेपर में न रहे, कुछ लोग नहीं ध्यान देते हैं, कुछ ज़्यादा चालाक होते हैं, तो जो श्लोक आपका रहेगा वो आपके पेपर में नहीं होना चाहिए, वो श्लोक आप लिखेंगे। उसके बाद दिया है, ये तो बहुत आसान दे दिया है कि मतलब आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, मैंने बुखार हो गया। फिर 2 प्रश्न रहेंगे संस्कृत के, मतलब 4 प्रश्न रहते हैं, आपको 2 ही करने होते हैं, तो लिखा नहीं। और सभी सवाल करने से पहले आप निर्देश जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप तो रहेंगे जल्दबाजी में। मुझे पता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, लिखने के बाद तो गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति ना आए। आप पहले क्या करेंगे कि मतलब पहले निर्देश पढ़ेंगे, निर्देश में 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 क्वेश्चन करने उसका ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही आप जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपका निबंध मिलेगा और निबंध में आपको 4 टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे और 4 में से कोई एक आप करेंगे। कम से कम एकदम कम से कम में 1.5 से 2 पेज करना होगा। वो कम से कम मैंने कहा मैक्सिमम 2.5-3 पेज। जिससे ना कि अगर 10 नंबर का निबंध आता है तो कम से कम आप 7 हेडिंग लिखिए, कम से कम 7 हेडिंग, ठीक है। अगर निबंध 8 नंबर का आता है, मतलब 9 नंबर 10 नंबर का ही आता है, ठीक। क्लास 10th वाले ये पूरा ध्यान रखेंगे कि मतलब पहला काम आपका ये है। अरे सब फोन लेके आए। देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आपको बाइज्जत सेफ जोन में आपको घर से जाना है। ड्रेस वगैरह आप पहन के जाएंगे। उसके बाद सबसे जो अहम है आपका संयम है। जितना आप अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे, अपने आप को संभाल पाएंगे, उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे। याद सब लोग किए हैं, सब लोग पढ़ के पूरे साल हिंदी पढ़े, गद्य पढ़े, संस्कृत पढ़े, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे, और जो है पढ़ करके एग्जाम में जब लिखने बैठते हैं तो उस टाइम पे दिमाग एकदम सन्न देकर जाएगा और जो चीज़ें आपको याद रहेंगी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे जरूरी काम क्या है कि आपको अपने आप को संभालना है। अगल बगल, जैसे मुझे जहाँ तक पता है कि जब एग्जाम में बैठते हैं बच्चे तो वो जो है अगल बगल ध्यान तक बगल में कौन बैठा है, कंप्रोमाइज़ करेंगे, और कंप्रोमाइज़ के चक्कर में तुम उसको सही बताओ, तुमको गलत बता देगा और तुम तो खुश रहोगे, उनको बतौला है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अपने पर ध्यान रखिएगा, राइटिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा, ताकि जितनी जल्दबाजी आप कर रहे हैं उस जल्दबाजी में भी आपका फायदा हो, ठीक है। ये तो क्लास 10th वालों का था। अब रही अनुभव वाले बात बच्चों की, जिनके पास अनुभव है एक बार बोर्ड एग्जाम देने का, तो उनको जो है क्लास 12th में जितने भी लोग हैं वो ये ध्यान रखें कि इस बात से तो खुश होंगे कि मतलब हम लोग बोर्ड एग्जाम दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मार्ट के ज़माने में ध्यान रखिएगा कि आप भी किसी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करिएगा और प्रयास करिएगा कि हर एक स्मार्ट चीज़ से बचें। जितनी आपकी स्मार्टनेस है वो सारी स्मार्टनेस आप लिखने में दिखाएंगे, ठीक ना। जितना भी आप लिख सकते हैं
वो सब कुछ आप लिखने में ही दिखाएंगे। और पेन वगैरह किसी प्रकार की क्लास 12 वाले मुझे लगता है ना कि वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर होते हैं एग्जाम को लेकर के। क्लास 10th वाले तो मतलब उनका फर्स्ट टाइम है तो उनका भाई अलग बात है, लेकिन 12th वाले जो है उनको ऐसा लगता है, चाहे मतलब एक बताए थे ओवर कॉन्फिडेंस, तो किसी भी बच्ची चाहे बच्चे में किसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, अपने अपने हिसाब से आप चीज़ों को समझिए। आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको OMR शीट नहीं मिलने वाली है। आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल, 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे और 10 ऑप्शनल क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको दिया है और ये 10 क्वेश्चन आपको बताया जा रही है सब क्या है, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से है। 10 क्वेश्चन आपका पेपर 100 नंबर का पता ही है, और 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य, 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य इतिहास से रहने वाला है। उसके बाद जो है फिर दिया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का ऑप्शनल, दूसरा हो गया 5 नंबर का ऑप्शनल, तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 10 नंबर का जिसमें आपके पास एक गद्यांश है, ठीक है, और जो चौथा क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा। तो जैसे जो क्लास 10th वालों का उसी के पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है, 12th वालों का भी, ठीक है। तो इसमें जो है गद्यांश पद्यांश ये सब 10 नंबर के हैं। उसके बाद जो है जो कवि के और लेखक की जो जीवनियाँ हैं वो 5-5 नंबर की हैं। एक बात हम 10 वालों बताना भूल गए कि क्लास 10th वालों को जीवनी में केवल जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी होती हैं। क्लास 12th वालों को जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और उनकी जो भाषा शैली वगैरह है सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th वालों को कुछ भी छोड़ना नहीं होता। अगर आप एक ऑप्शन और है 12th वालों के पास, आप जीवन परिचय न लिख करके सीधे सीधे साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। क्लास 12th वालों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आप हेडिंग जीवन परिचय न डाल के सीधे क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिख करके आप उनके पूरे जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। फिर लास्ट में रचनाएं भाषा शैली लिखेंगे, ठीक है। 2 तरीका आपके पास है, आप जो अपनाएंगे वैसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप साहित्यिक परिचय लिखें और उसमें सब कुछ इन्वॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल बड़ा है। इसके बाद जो है जो हम बातें बता रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो बीच में पूछते रहेंगे। ये कन्वर्सेशन ये पूरा हाँ? अगर पूजा में क्या डाउट है इसमें, नो डाउट हम बता रहे हैं ना कि 7 खंड 8 खंड रहेंगे। अगर पूजा में एक खंड मिलेगा आपको, मतलब अगर पूजा में 2 क्वेश्चन अगर दिए हैं उसमें कहीं अथवा नहीं लिखा हुआ है तो आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। अगर कथा वस्तु देगा दूसरा प्रश्न देगा, दोनों करना है। जैसे उसमें ना ऑप्शन होता है ना कि जैसे खंड ख है, मान लो खंड ख में 2 क्वेश्चन लिख दिया कि कथा वस्तु लिखिए अथवा, अगर अथवा करता है वो तब आप दोनों में से एक करें, अथवा नहीं करता है तो आपको दोनों क्वेश्चन करना, उसमें कोई डाउट नहीं। पेड़ गिर जाएगी तो उठा लेना, अगर व्यवस्था तगड़ी है तो खुद उठा के देंगे। आप ये ध्यान रखना कि क्लास में आप क्लास में कैमरा लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, 2 लोग आपकी क्लास में ड्यूटी करेंगे। एक क्लास में 2 लोग, एक जो रहेंगे वो अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, साइन करवाएंगे, हाजिरी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे अपना, और एक बेचारे हमेशा इंक्वायरी में रहेंगे। उसके बावजूद भी बैच वाले एडीएम चाहे मतलब जो भी मतलब जिले पर से चाहे अधिकारी बन के रहेंगे वो कभी भी आ सकते हैं, तो वो सबसे हमें मतलब नहीं है। वो तो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो कहानी है। आपको पता है कि क्लास 12th में जो कहानी आती है वो 4 कहानी, चारों कहानी आती है, तो उसका तो कोई डाउट नहीं, आप कोई पढ़ के जाएंगे पेपर में फंसने वाला है। वो पंचलाइट है, वो तो बहुत फेमस है ना। तो जैसे 4 कहानियां हैं और आप जानिए चारों में से अगर कोई पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चारों कहानी आपके पेपर में आने वाली है। 4 थे आती है, अथवा करके आता है। पहले लिखा है इसमें पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। 3 टाइप है।
उसी में दिया हुआ है, तीनों में से एक लिखना है। 3 में से एक लिखना है। ठीक है। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है उसमें दिया है खंड काव्य, और क्लास 12 खंड काव्य श्रवण कुमार ने, तो श्रवण कुमार खंड काव्य आप ध्यान दीजिएगा। उसमें खोज करके जितने क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। अगर उसमें अथवा वगैरह रहेगा तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि और कहीं पर भी अगर आप क्वेश्चन मेन वाला करते हैं तो अथवा नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर उस क्वेश्चन का अथवा वाला करते हैं तो आप वहाँ अथवा जरूर लिखेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चंस की मार्किंग होती है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा कि उसी हिसाब से क्वेश्चन की मार्किंग होगी। आपको जो है जो क्वेश्चन करना है उसका नंबर डालेंगे, और अगर अथवा का कर रहे हैं तो अथवा लिखेंगे, कुछ भी भूलेंगे नहीं। हाँ? संकेत क्या संकेत? गद्यांश पद्यांश में क्या जो संकेत करने के लिए कहाँ संकेत है? कोई प्रश्न पढ़ के बताना अभी। उसके बाद जो है आपका दिया अनिवार्य संस्कृत, और अनिवार्य संस्कृत भी 7 नंबर का है, जिसमें आपको पहले संदर्भ लिखना होगा, फिर उसका अनुवाद करना होगा। उस तरह से श्लोक है, फिर जो है मुहावरा है, उसके बाद अनसिन पैसेज यानी अपठित गद्यांश दिया हुआ है। तो ये तो याद नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही हो जाएगा। उसके आधार पर ये ऑप्शन में सवाल दिया है। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। उसके बाद शब्दों के अर्थ लिखने हैं, फिर मतलब रस छंद अलंकार दिए हुए हैं। और स्कूल में जो है पेपर में मतलब बताया गया होगा, बुला लो, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाचार्य क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन के बारे में देखिए, पत्र लेखन मतलब 3 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है ऑफिशियल, और एक जो होता है वो बिजनेस होता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल होता है, जैसे आपको चीज बताई गई होगी इंग्लिश में 3 चीज, आर्टिकल, रिपोर्ट, एस्से। तो जो आप 12th में लिखने वाले हैं ना, वो आर्टिकल रहने वाला है ना एस्से रहने वाला, वो क्या रहेगा? रिपोर्ट रहता है। क्लास 12th में हिंदी में जो आप लिखने वाले हैं पत्र, वो पत्र न रखकर क्या रहता है? वो रिपोर्ट रहता है। रिपोर्ट में आपको सारी चीजें, मतलब जैसे क्या होता है, पहले आप किसको लिख रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए, समझ लीजिए, किसको लिख रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। आपका टॉपिक क्या है, किस बात पर आप लिख रहे हैं। जैसे लिख रहे हैं सेवा में थाना प्रभारी रौनापार आजमगढ़, यहाँ लिखेंगे विषय रास्ते की मरम्मत के संबंध में, रास्ता का विवाद समाप्त करने के संबंध में, ये हो गया उसका विषय हो जाता है। फिर नीचे लिखते हैं कि महोदय सविनय निवेदन है या प्रार्थी वगैरह वगैरह, मतलब पूरा जैसे लिखा जाता है, ये होता है रिपोर्ट का मॉडल। ठीक ना? तो आप ध्यान रखिए कि क्लास 12th वाले पहले पूरा ध्यान समझ लें कि इनको जो है किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी। जितना ज्यादा क्वेश्चन में आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मार्किंग होने वाली है। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं कि पूछा कुछ और लिखे कुछ और, फिर रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक ना? तो क्लास 12th वालों के पास जीएसटी का ऑप्शन नहीं है। क्लास 10th वाले भाई फर्स्ट टाइम है, तो उनके पास थोड़ी सी मतलब हिचकिचाहट रहेगी, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग, मैं खुद जाऊंगा एक बार सेंटर पे, और एक दिन की एनर्जी तुम्हारे 6 दिन के लिए काम आएगी। ठीक है? अब पर डे 1 घंटे के पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली वैसे भी। तो क्लास 12 के बाद फिर ध्यान रख लीजिए कि आपका जो पेपर है उसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा है। ठीक है? क्लास 10 वालों के पास ऑप्शन है कि 20 नंबर तो उनका वैसे ही कट गया, वो तो लिखना ही नहीं उनको है कि गोला पाई करके आप चला लेंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन में जो है उनको लिखना बहुत कम है। अब क्लास 12 वालों को स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, यहाँ से मतलब पहला क्वेश्चन से ही क्या करना उनको लिखना है।
यहाँ से लिख करके वो लास्ट तक जाएंगे और इनका जो रिजल्ट मतलब कितना है 100 नंबर का है, ठीक है। क्लास 12 वालों का जो पेपर है कितना है, ये 100 नंबर का है। और 100 नंबर की अगर आप 3 घंटा 15 मिनट में आपका 15 मिनट वेस्ट हो जाता है, आपको चेकलिस्ट भरनी होती है, साइन करने होते हैं और जो बुकलेट नंबर वगैरह भरने होते हैं, ये सब पता है ना, ये सब ध्यान रखिए। तो 15 मिनट तो आपका पेपर पढ़ने में और वैसे ही चला जाता है, बचता है 3 घंटा। 3 घंटे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा पेपर 3 घंटे के चैलेंज में 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट में ही आपको करना है। अगर आप इसमें असफल हैं तो हिंदी का रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। छमाही परीक्षा में देखे हैं, प्री बोर्ड में भी देखे होंगे कि जो तुम खुद से लिखे हो इसमें मैक्सिमम 90 नंबर तक कर जाओगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर तुम 100 नंबर करके आते तो तुमको 80 नंबर मिलेगा, 90 नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर का मूड होता है, वो कॉपी खोला और कॉपी अगर अच्छी मिल गई तो नंबर मतलब मार्किंग करके चला जाएगा। स्टार्टिंग खराब हो गया, उसका मूड पूरा खराब हो जाएगा। तो इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा पहले आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हम अच्छा तो लिख रहे हैं, जैसे लिखने में आप ध्यान रखें शुद्धता, शीघ्रता और स्वच्छता। मतलब आपको फास्ट भी लिखना है, ठीक है, और मतलब साफ साफ भी लिखना है और सही सही भी लिखना है। तो तीनों लिखने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करिए, ताकि हम पहले बताए थे कि आप पेपर को 3 घंटा 15 मिनट के टाइम में चैलेंज लेकर के 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट अगर हल कर पाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि घर पर तो कोई प्रेशर है नहीं, बैठे घर पर लिख रहे मन कर छोड़ के मोबाइल चलाने, वहाँ पे मोबाइल से ज़्यादा टर्चर होता है सिस्टम का, प्रशासन का। आप लिख रहे कभी एटीएम आकर खड़े हो जाओ, इनका टावर छोड़ दे तुरंत है, क्या हो गया तो होता है ना। मान लो एडीएम 400 पुलिस वाला है, पुलिस वाला जाए तो उनको लगता है कुछ हो गया है, जो आ रहा था वो तो गया गया, इधर हालत खराब, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है। तो उतना जो प्रेशर में आप 3 घंटा के पेपर को 2 घंटा 40 मिनट में हल करने का प्रयास करिए, ठीक है। आज तो वो स्टेटस लगा यही रात अंतिम, यही रात बारी, ठीक है। तो वो जो है आज की रात जो मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। कुछ बच्चे सोएंगे नहीं और कुछ बच्चे कहीं छोड़ा जाएगा, जब सामने पड़ेंगे और क्या पड़ेगा, अजीब अजीब बच्चे हैं ना। तो आप ध्यान रखेंगे, अपना अपना टैलेंट सबके पास है, लेकिन मुद्दा क्या है ना कि इसमें एक बार फिर बता दें, क्लास 12 वालों के पास पूरा ऑप्शन है कि वो जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखेंगे और जितना अच्छे से लिख सकते हैं उतना अच्छे से लिखेंगे। क्लास 10 के पास लिखना कम है, इसलिए वो 3, देखो ध्यान से, ये मतलब कितना अन्याय है। इन लोगों को 50 नंबर का लिखना है, इनको भी 3 घंटा 15 मिनट, तुमको 100 नंबर का लिखना है, तुमको 3 घंटा 15 मिनट, और तुमको ज़्यादा लिखना है। तुम्हारा जैसे ना कि जितना भी उनका मतलब पूरा हो जाएगा उसमें उतना तुम्हारा आधा नहीं होगा। सिलेबस बहुत लेंदी है तुम लोगों का, 12th वालों का, इसलिए सब लोग आज जा करके मतलब जितना हो सकता है अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और पूरा पेपर अगर आप चाहते हैं कि मतलब कल लिख पाएँ तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अच्छे से आज एक बार पेपर पूरा हल करें, और नहीं हल करेंगे तो आप जो उसको पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, और वही चीज़ करिए जो आपके एग्जाम में आने लायक है। पूरा किताब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, पूरा किताब पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे भुला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए। और इसमें क्लास 12 वालों को लिखना ज़्यादा है तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा चीज़ों को आप लेके नहीं जाएंगे, न कोई एक्स्ट्रा पेन लेके जाएंगे, क्योंकि रोज़ आप यूज़ करते हैं नीला पीला हरा जो भी पेन रखे ड्राइंग बॉक्स में, कुछ चले गए वहीं जाए। कम से कम 9 या 10 नंबर का आता होगा निबंध, 9 नंबर का निबंध है। तो 9 नंबर मतलब कि आधा पेज में, सुनो, 12 से 14 पेज की कॉपी होती है, जिसमें 2 पेज तो ऐसे चले जाते हैं, उसमें हार्ड कॉपी रहती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है रोल नंबर वगैरह, बचे क्या पेज। उसके अलावा जो आपको मिलेगा 10 या 12 पेज मिलेगा। 12th वालों की 14 पेज हो सकती है कॉपी, चाहे 16 पेज हो सकता है, बड़ा हो। हम लोग जब कितना था, कितना पेज होता है
16 पेज अगर होता है तो 16 पेज में आपका 2 पेज वैसे ही वेस्ट हो जाना है। जहाँ रोल नंबर आप लिखेंगे वो वाला पेज जैसे ना बहुत क्या होता है, मोटा होता है, तो वो पहला पेज पे क्या रहता है, कॉलेज की साइन मोहर सील रहेगी, उस पर मतलब लिखा रहेगा वो क्या कहते हैं, बुकलेट नंबर लिखा रहता है। बुकलेट नंबर के साथ वो हार्ड कॉपी रहेगी। उसके बाद पीछे जब पलटेंगे उस पर क्या रहेगा, निर्देश रहता है, कैसे भरना वगैरह वो सब दिया रहता है। और तीसरे पेज से आप लिखना शुरू करते हैं। जैसे ये है ना, तो इसमें जो है यही वाला, इसमें ये वाला पूरा रहेगा। यहाँ पे मतलब इसका रहेगा बुकलेट नंबर, यहाँ बुकलेट नंबर रहेगा, यहाँ पे जैसे नाम लिख करके यहाँ साइन मोहर रहती है और यहाँ पूरा जगह रहती है। इसमें आप रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरेंगे और भरने के बाद इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पूरा क्या रहता है, ये निर्देश दिया रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखाना है, क्या नहीं, ये सब दिया रहता है। 2 पेज अब खत्म हो गया। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो बचेगा कितना, 14 पेज। और आप ध्यान रखें कि बी कॉपी के लिए कोई भी निर्देश नहीं है। बी कॉपी आप जितना चाहे ले सकते हैं, लेकिन लिखना होगा बिना कि बी कॉपी वहाँ नोट कर। जैसे ना स्कूल नहीं है कि बी कॉपी लिए वहाँ तो नोट करना, बस मुझे थैली रख लीजिए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी नहीं रखेंगे थैली में। हम देखे छमाही परीक्षा हुई, प्री बोर्ड हुआ, प्री बोर्ड के बाद क्लास में देखे बच्चे 4 कॉपी लेकर उसको लिख रहे हैं। कहाँ से लिए, सर जुगाड़ लगाए, ये सब जुगाड़ लगा लेते हैं। तो बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं होता। जितना कॉपी आप लेते हैं एग्जाम में, जो ड्यूटी करने आते हैं, जैसे हम जो ड्यूटी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डायरी मिलती है। उस डायरी में कौन अब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, कौन कॉपी कितनी लिया है, यहाँ तक कि यहाँ सर जी बाहर जा रहे हैं, जाओ भाई चले गए, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ जब जाएंगे आप क्लास में, जैसे टाइम शुरू हो गया और 1 सेकंड लेट नहीं करेंगे, सर 1 सेकंड नहीं छोड़ेंगे। जैसे मतलब घंटी शुरू होगी तुरंत आप पेपर सब कुछ मिल जाएगा। 15 मिनट पहले आपकी एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद आपको तुरंत जो है कॉपी मिल जाती है। क्लास में जाने के बाद आप 1 मिनट के लिए बाहर जाते हैं तो आप तुरंत जाएंगे, उस डायरी में अपना रोल नंबर एंट्री करेंगे और जाने का टाइम लिखेंगे, साइन करेंगे, उधर से आएंगे, फिर आने का टाइम लिखेंगे, कितने मिनट का गैप था, 2 मिनट का, 2 मिनट में पूरा मेंशन करना पड़ता है। मतलब बोर्ड एग्जाम का। और 1 से 2 बार ज़्यादा जाने में नहीं देंगे। बार बार जाएंगे, एक काम का कॉपी भी छोड़ा तो जा घरे भेज देंगे तुरंत, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 1 से 2 बार हो सकता है। हर मतलब 3 घंटा 15 मिनट में आपको पूरा करना है, तो आप चाहे बाहर भीतर होइए और चाहे लिखिए, मैक्सिमम 2 टाइम, ठीक। अब ये रही सबसे अहम बात है कि अगर जैसे तुम लोग खूब मेहनत करोगे, ऑप्शन गलत तो होगा। 10 नंबर का ऑप्शनल है क्लास 12 वालों का और 20 नंबर का 10th वालों का, उसमें आप कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास, आप पूरा 100% श्योर रहिए कि हम जितना पढ़ें उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो मान लेते हैं कि अगर हम प्रयास करेंगे 20 में से अगर 18 भी सही हो गया, हम तो प्रयास करेंगे कि मतलब 20 का 20 सही हो। अब भाई 100% होता है तो 100% सोच लेते हैं, 100% सोच के जाएंगे, मतलब 20 नहीं सही हुआ, 18 सही हो गया। 18 जब सही हो जाएगा तो 18 नंबर यहाँ फिक्स होगा। और उसके बाद इसमें जो रिटर्न आप लिखते हैं, जितना भी करेंगे, इसमें आप कितना भी लिखेंगे पूरा एकदम, वो क्या कहते हैं, वो देखें वीडियो में कहता है कि मतलब कितना मेहनत कर लेंगे, इसमें अगर मान लीजिए 48 नंबर आ जाता है, जो कि लिटरेचर है, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ये तो पता है ना। क्लास 10th हिंदी में अगर कोई 50 में 48 पाया हो, बहुत बड़ा बहादुर आदमी है। और अगर 12th वाले हिंदी में अगर मतलब 90 प्लस जा रहे हैं, मतलब 97-98 नंबर, तो उनकी हिंदी जो है वो खतरनाक है, ठीक ना। तो ये तो केवल कहा जा रहा है, और बच्चों की बातें क्या है, वो सब तैयारी कर ली, बस पढ़ाना बाकी रह गया उनका। तो ऐसी स्थिति में जो तैयारी है, आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं, 12th वाले, सामान्य हिंदी है ना, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। साहित्यिक वालों को इससे ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। और उनके मतलब जो पद भी थोड़े अलग टफ होते हैं, इनसे थोड़ा कठिन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हर एक टाइप में आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को टच करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। सबसे अहम बात है कि आप कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे, नहीं ज़्यादा आएगा कम लिखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहा गया कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा। अगर 5 नंबर का सवाल हमको नहीं आ रहा, अगर हम लिखे नहीं 5 2 नंबर तो मिलेगा। अगर 2 नंबर बढ़ा तो वो मतलब आधा % बढ़ गया, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है।
ना किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेके जानी है, और अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप छमाही परीक्षा में या प्री बोर्ड में किए हैं ऐसी कोई भी गलती दोहरानी नहीं। अगर दोहराएं कोई गलती तो रिजल्ट फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी आपदा है। और बोर्ड और प्रशासन खुद चाहता कि बच्चे जो है किसी लायक ना हो, तो पास करने की पूरी मतलब ली है कि हम लोग कुछ नहीं करें, बच्चों को पास कर देंगे। तुम लोग पास होने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम लोग 1 साल की जो तुम्हारी मेहनत है उस मेहनत में तुमने क्या पाया क्या खोया, इसका रिजल्ट मिलने वाला है तुमको। ये ध्यान रख करके मतलब पूरी शिद्दत से आप मेहनत करिए और छोटी से छोटी गलतियों पर ध्यान दीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी त्रुटि न हो। किसी प्रकार की आपके मन में हिचकिचाहट या मतलब हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। शांति मन से एग्जाम, अगर मान लो हो सकता है कि अगर मेडिटेशन की बात करें तो आप जो है जब भी आप क्लास में बैठेंगे, पेपर आपको मिल गया तो 5 मिनट या 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए कि चलो भाई ऑल इज वेल, हो जाएगा। ऑल इज वेल जानते हो ना? तो देखो ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा अपने आप में सेटिस्फैक्शन लाती हैं कि हमें चीज़ों को समझ लेना है, कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप आंख बंद करके थोड़ा सा 2 मिनट अगर शांत रहेंगे तो आपकी दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो फ्रेश हो जाते हैं और फिर आप लिखना शुरू करेंगे। देखो कभी भी अगर तुम किसी की तरफ ध्यान दिए एग्जाम टाइम में तो जाहिर सी बात है तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा मूवमेंट सब कुछ मतलब स्लो हो जाएगा। तुम खुद देखो ना कि टेस्ट में अगर तुम अपने से लिख रहे हो तो तुम टेस्ट में जल्दी लिख के दिखा दोगे। आप किसी में से देख के लिख रहे हो, स्पीड खत्म, टाइम खत्म, और लिखोगे सबसे लास्ट में, उसके बाद कहते हैं दिखा दो या तुम दिखा दो, उसके बाद पूरा नहीं होगा वो, ठीक है। तो किसी में से देखने से आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपका ब्रेन का जो मतलब सेटअप है भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी किसी में से नकल न मारे और न नकल मारने की कोई गुंजाइश रहे, क्योंकि बोर्ड अपने हिसाब से तैयार है, लड़के भी तैयार हैं, बस उनका पढ़ना बाकी रह गया। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए कि किसी प्रकार की कोई भी गलती आपसे न हो, ठीक है, क्योंकि आपके पूरे 1 साल की मेहनत का ये मतलब आपको फल मिलने वाला है, ठीक। किसी को अगर मतलब अभी भी कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हिंदी के पेपर में। जो इसमें क्लास 12 वाले ध्यान रखें, उनको जो एप्लीकेशन लिखना है वो एप्लीकेशन आपका FIR की तरह होगा। FIR जानते हैं ना, मतलब पहले आप किसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन उसके बारे में लिखिए, फिर उसका विषय लिखिए, विषय के बाद तब क्या लिखेंगे, पूरा ब्यौरा देंगे कि ये समस्या इसका निदान करना है। क्लियर है?